हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले जस्ट वीडियो में देखा था, एडिटोरिया बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो मार्केट में आई है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैं आप लोगों को बोला था कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट चाहिए कि नहीं। उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि हाँ, यह प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करना है, तो के कारण आज मैं ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस भी सेट में सेम अरेंजमेंट है क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के हैं, 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के हैं, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ्स के दिए गए हैं, मैथ्स रीजनिंग के, और बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो जीके जीएस और साथ ही साथ करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहले हम लोग 10 क्वेश्चन जो हिंदी वाले हैं उसको देखते हैं। कह रहा है कि पढ़ना का क्रियाभेद क्या है। तो पढ़ना का जो क्रियाभेद है वो है सकर्मक क्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकर्मक क्रिया। देखिए, एक्चुअली सकर्मक क्रिया वैसे क्रिया को कहा जाता है कि जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो है वो किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। जैसे कि पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव जो है वो वाक्य पे पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है पयोधी, जो है वो समानार्थी शब्द है। तो पयोधी किसका पर्यायवाची है? समुद्र हो गया, सागर हो गया, अर्नब हो गया, जल्दी हो गया, निर्धि हो गया, ये सब समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। अधिकरण कारण क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के आधार के होने का बोध होता है उसको अधिकरण कारक कहा जाता है, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में और पर, अधिकरण में पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा कि वृद्धि का विलोम शब्द क्या है। तो वृद्धि का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और क्षय का मतलब होता है घटना या कम होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि सशब्द शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है। देखिए, सशब्द शब्द से बना जो संज्ञा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाववाचक। देखिए, जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव, ये सब का बोध कराता है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, मिठास, बचपन। तो शिशु का जो भाववाचक संज्ञा है वो सशब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वैसे शब्द जो संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्सम कहा जाता है। और तद्भव किसको कहा जाता है? तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें कि थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, उसको तद्भव कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भरपेट जो है वो किस समास का उदाहरण है। तो भरपेट जो है वो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। देखिए, जिस समास का पहला पद जो है वो अवयव हो और जिससे बना समस्त पद जो है वो क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है उसको अवयवी भाव समास कहा जाता है। जैसे कि हो गया प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिमाह, भरपेट, ये सब जो है वो अवयवी भाव समास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो कवि क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है, और इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्र ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं ये आपको बताना है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन होते हैं। जो छ, त्र और ज्ञ होता है जिसको कि संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि यह 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हुए होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। लेकिन देवनागरी लिपि में संयोग के बाद रूप परिवर्तन हो जाने के कारण इस 3 को भी व्यंजन मानकर गिना जाता है, और टोटल जो हिंदी भाषा में मूलतः जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त का उच्चारण होता है। तो
त जो होता है उसका उच्चारण होता है दंत से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी त। देखिए दंत ध्वनियाँ जो होती हैं वो होती है जिसके उच्चारण में जीभ जो है वो दांतों के पिछले भाग को छूती है, जैसे त, थ, द, ध, न, ये सब क्या है, ये सब का उच्चारण जो है वो दंत से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जेरेंट। जेरेंट सुटेबल जेरेंट आपको बताना है। आई एम एवर्स टू। एवर्स टू का मतलब पता है क्या होता है, असहमत होना, मतलब नॉट इन द फेवर ऑफ, जिसको अगेंस्ट कहा जाता है, विरोधी। तो एवर्स टू के बाद हमेशा क्या आएगा, V4 आएगा। तो आई एम एवर्स टू, यहाँ पे V4 कौन है, ड्रिंकिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आई एम एवर्स टू ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट होमोफोन। द ब्लैंक ऑफ द कैट्स आर शार्प। तो द पॉज ऑफ, बिल्लियों के पंजे क्या होते हैं, वो शार्प होते हैं। तो द पॉज ऑफ द कैट आर शार्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। एडजेक्टिव आपको बताना है इस वर्ड का अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेह होता है। इसका अगर आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो एफिसिनेट होगा, जिसका मतलब होता है स्नेही। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एफिसिनेट। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट पार्टिसिपल। हिज स्पीच बाज। तो उसका स्पीच क्या है, हिज स्पीच बाज स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देता है। उसका बोलने का जो तरीका, उसका स्पीच जो है वो सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिज स्पीच बाज स्पेल बाउंड। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से आपको बताना है ये ट्रैवल्स ब्लैंक कार। तो ये ट्रैवल्स बाई कार होगा। कार से यात्रा करना को ट्रैवल्स बाई कार कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये ट्रैवल्स बाई कार। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से है, ए एंड द है। तो कह रहा है लेट अस प्ले ब्लैंक द चेस। तो लेट अस प्ले के बाद क्या हो जाएगा, ब्लैंक के बाद हो जाएगा, ब्लैंक के जगह पे द चेस आएगा। चेस के पहले द का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द चेस। नेक्स्ट है यूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। फॉर द बोल्ड वर्ड माला लुक्स प्रिटी। प्रिटी का मतलब होता है सुंदर दिखना। तो उसका सुंदर का उल्टा क्या होगा, अगली, यानी बदसूरत दिखना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। एक नाउन दिया हुआ है, उसको आपको वर्ब में बदलना है। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है आवेदन। और वर्ब की अगर बात कीजिएगा तो एप्लीकेशन की जगह हो जाएगा अप्लाई, जिसका मतलब होता है आवेदन करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव। राइट इन्फिनेटिव से आपको भरना इट इज़ नॉट ईजी ब्लैंक ऑल पीपुल। तो इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज होगा, टू प्लीज ऑल पीपुल। टू प्लीज का मतलब होता है खुश रखने के लिए। तो टू प्लीज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टू प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। थिफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, देखिए थिफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, थीप्स होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़े होंगे एक चीज़, जब आप लोग बचपन में जब इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे तो उस समय एक चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसका अंतिम का लेटर एफ होगा तो उस एफ को हटाकर हम लोग VES लगा देते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ थीफ है तो यहाँ एफ को हटा के हम लोग क्या करेंगे, VES लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, अस्कर्बी रोग होता है। तो कौन से विटामिन के कमी के कारण अस्कर्बी रोग होता है, विटामिन सी के कमी के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और यह जो है वो शरीर में कोलेजन का उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है विटामिन सी। कोलेजन की अगर बात करते हैं तो कोलेजन एक प्रोटीन है जो कि हड्डियों एवं रक्त वाहिकाओं और शरीर के अन्य ऊतकों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होगी वो कौन होगी, फीमर होती है, जो कि मानव जांघ के भीतर एकमात्र हड्डी होती है और यह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी फीमर। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होता है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपेज होती है, जो कान के मध्य भाग में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसका उपयोग कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण करने में और पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है वो आतिशबाजी के उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि किस पोषक तत्वों का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो सर्वप्रथम मुंह में पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है वो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। तो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं, आप लोग जो पेंसिल से लिखते हैं, उसके बीच की जो ब्लैक कलर वाली लीड होती है वो ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। और साथ ही साथ घड़ियों की जो कमानी बनाने में भी ग्रेफाइट का यूज जो है वो किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, और उच्च ताप पर चलने वाली जो मशीन होती है उसमें कूलेंट के रूप में भी ग्रेफाइट का यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है कि उक्त रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। तो उक्त रक्तचाप, जिसको कि हाइपरटेंशन कहा जाता है या फिर धमनी उक्त रक्तचाप भी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि धमनियों में रक्त का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, और दबाव की वृद्धि के कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, उसको समान से अधिक काम करने की आवश्यकता पड़ती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उक्त रक्तचाप कहते हैं, जो कि किसके कारण होता है, हाइपरटेंशन यानी कि मानसिक तनाव के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैजा जो है वो किसके कारण होता है। तो हैजा जो है वो किसके कारण होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बैक्टीरिया या फिर जीवाणु। बैक्टीरिया से होने वाले कुछ अन्य रोगों के नाम भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, क्षय रोग हो गया। ये सब जो है वो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन ने। आप लोग पढ़े होंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके के अनुसार प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। यही जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग 78%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। तो ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि को क्या कहा जाता है, खमीरीकरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। खमीरीकरण एक्चुअली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ में उपस्थित सूक्ष्म जीव आवश्यक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन लाते हैं, जिससे पोषक तत्व जो है वो शीघ्र पचने वाले यौगिकों में बदल जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खमीरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड बुखार जो है वो किसके द्वारा होता है। तो टाइफाइड एक बीमारी है जो कि साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाणु के कारण होता है। और टाइफाइड जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है, यह भी ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है कि आधुनिक टीवी की स्क्रीन जो है वो किससे बनी हुई होती है। तो आधुनिक टीवी की स्क्रीन जो है वो प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइट इमिटिंग डायोड से इसका स्क्रीन जो है वो बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व से बनी हुई होती है। तो यह सब जो है वो किससे बना हुआ होता है, नाइक्रोम से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइक्रोम से। नाइक्रोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह अचुंबकीय गुणों वाली एक मिश्र धातु है जो कि निकेल, क्रोमियम और लोहा से मिलाकर बनता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वो प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ब्रुसलोसिस नामक बीमारी का कारण क्या है। तो ब्रुसलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है, बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवाणु है। ये जो ब्रुसलोसिस है ये रोग ब्रुसेला एब्रोटस नामक जीवाणु के द्वारा होता है और एक्चुअली जो जानवर से मनुष्यों में फैलने वाला जो संक्रमण होता है, जो मुख्य रूप से बिना पैस्चुराइज किए हुए जो मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपको ब्रुसलोसिस होने का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जो है वो अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा गया है। तो चेचक के लिए जिम्मेदार वो जो है वो कौन सा विषाणु है, उसका नाम है बैरिसेला विषाणु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बैरिसेला विषाणु। विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले कुछ और भी अन्य बीमारियों के नाम ध्यान रखना है आपको। चेचक तो है ही, चेचक के साथ साथ एड्स हो गया, पोलियो, खसरा, रैबीज, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ये सब जो है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो टेन्योर है वो कब से कब तक है, 1351 से लेकर 1388 तक रहता है ये। फिरोज शाह तुगलक से जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था, इसने एक नया सिंचाई कर लगाया था, 300 नए नगरों की स्थापना की थी। जितने भी सल्तनत काली सुल्तान थे उसके शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या जो थी वो इसी के समय में थी। दासों की देखभाल के लिए इसने एक अलग नए विभाग दीवाने बंदेगान की भी स्थापना किया था और इसके शासनकाल में टोपरा गांव और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र जो है वो कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। यह बात कर रहा है किसके, लाफरबर्ग की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यह वक्र जो है वो बताता है कि जैसे जैसे कर जो है वो निम्न स्तरों से बढ़ेगा, सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व भी जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति पर देते हैं। और इसको हटाने की एक प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है, वो है महाभियोग। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अगर हम लोग बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है वो इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद किस में है, 63 में है। यह जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ कब, 1764 में। और किसको किसके बीच, अंग्रेज, एक साइड अंग्रेज और दूसरे साइड मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जो है वो विजयी होते हैं। और इस युद्ध में अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व होता है, मतलब जो अंग्रेज सेनापति होता है वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। नेक्स्ट है कि बिंबिसार जो है वो किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। बिंबिसार जो है वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
इसने राजगृह का निर्माण कर कर उसको अपनी राजधानी बनाता है। यह जो है वो लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन करता है। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजता है और इसने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को भी मगध में मिला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि राजा भोज जो है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, आपसे पूछ रहा है। तो राजा भोज जो थे वो मालवा के परमार वंश के 9वां यशस्वी राजा था, जिसने कि 1018 से लेकर 1060 तक शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमार वंश। परमार वंश की अगर हम लोग बात करते हैं तो परमार वंश का संस्थापक जो था वो उपेंद्र राज्य था और इसकी राजधानी जो थी वो धारा नगरी थी। वहीं अगर हम लोग राजा भोज की बात करते हैं तो राजा भोज से भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। यह जो था वो कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। इसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ भोजपुर नगर की भी जो स्थापना है वो राजा भोज के द्वारा ही करवाया गया था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रमा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग जो है वो देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करती है। चंद्रमा से और इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा का व्यास जो है वो कितना है, 3480 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81वां भाग है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सोलोनोलॉजी कहा जाता है और चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है वो सिख के दूसरे गुरु अंगद देव के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुरु अंगद देव के द्वारा करवाया गया था। गुरु अंगद देव जो थे वो इनका प्रारंभिक नाम जो था वो लहना था और यह जो है वो गुरु नानक के द्वारा जो शुरू की गई थी लंगर व्यवस्था, उसको अस्थायी बनाने का श्रेय जो है वो गुरु अंगद देव को ही जाता है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक रहा। तो भारत में लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक पहले नंबर पे केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, अच्छा केरल ऑप्शन में नहीं है, तो पहले नंबर पे ऐसे केरल है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत राज्यों का जो क्रम है वो पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो पहले नंबर पे है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा वो यूपी हो जाएगा और सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा वो जनसंख्या की दृष्टि से वो राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट है कि किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायतों का संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और उसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। इसी संशोधन के द्वारा भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें कि अनुच्छेद 243 और 243 क से न तक के अनुच्छेद जो हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? मार्च 1931। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1931। गांधी इरविन समझौता को क्या बोला जाता है? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित करना पड़ा था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है। तो देखिए राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो धन विधेयक को वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों तक रोक सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 दिन। धन विधेयक का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसे राष्ट्रपति भी जो है वो पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे संविधान का अनुच्छेद 109। यह अनुच्छेद 109 क्या कहता है कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाएगा, जिसे राज्यसभा जो है वो अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकता है। नेक्स्ट है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है, एक ऐसा दर जिस पर कि कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक को ऋण देता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है रथ यात्रा जो है वो प्रसिद्ध त्यौहार है। तो रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरी उड़ीसा। नेक्स्ट है इजराइल की संसद जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? डाइट किसके संसद को कहा जाता है? जापान के संसद को कहा जाता है। ठीक है। मजलिस जो है वो किसके संसद को कहा जाता है? ईरान के संसद को कहा जाता है। नेशनल पंचायत जो है वो नेपाल के संसद को कहा जाता है। और नीसेट जो है वो कहा जाता है किसके? इजराइल के संसद को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? उनका नाम था बदरायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वही अगर बात करते हैं जैमिनी की, तो जैमिनी जो है वो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। और अगर बात करते हैं कनाद की, तो ये वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश जो है वो सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? आप लोग पढ़े होंगे कि 1986 में गठित होता है एल.एम. सिंघवी समिति। उसी के सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, यानी एल.एम. सिंघवी समिति। एक चीज और याद रखिएगा, यह 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन है? वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको कि पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था, उसकी भूमध्य रेखा से लंबाई है 876 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु की, तो वो तो है इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु है सरक्रिक गुजरात और पूर्वी बिंदु है किबतू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय थल सेना का अगर मुख्यालय पूछेगा तब तो नई दिल्ली में है, लेकिन इसको 7 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय पूछेगा तो वो है कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में। थल सेना की बात हुई है तो थल सेना अध्यक्ष के भी नाम याद रखिएगा। अभी 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी जो है वो किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो निकोलो कॉन्टी जो है वो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। देवराय प्रथम यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, विजयनगर आने वाले कौन कौन थे और किसके शासनकाल में आए थे, ध्यान रखिएगा। निकोलो कॉन्टी हो गया देवराय प्रथम के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक हो गया देवराय द्वितीय के शासनकाल में, और डोमिंग पायस और बारबोसा ये दोनों जो था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है वो किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा की संरचना का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 80 में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था? भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया था कब? आप लोगों को याद होगा 1857 का विद्रोह। उसी के बाद ब्रिटिश सरकार जो है वो 1858 में भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही भारत का शासन जो है वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया जाता है।
भारत में मंत्री पद की व्यवस्था कर दी जाती है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाता है और साथ ही साथ भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो कब किया गया था, 1953 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1953। देखिए ध्यान रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी पूछेगा तब हो जाएगा 1953 और यही आपसे पूछ दे ललित कला अकादमी तब याद रखिएगा 1954। नेक्स्ट है, भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आता है और फिर उसके लगभग एक सप्ताह बाद केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो रिजर्व बैंक का काम नहीं है, यह आपको बताना है। बैंकों के बैंक का कार्य ये रिजर्व बैंक का कार्य है, सरकारी बैंकर का कार्य यह भी रिजर्व बैंक का कार्य है, विदेशी विनिमय का नियंत्रण यह भी रिजर्व बैंक का कार्य है, व्यापार नीति का निर्धारण ये गलत है क्योंकि व्यापार नीति का निर्धारण जो है वो केंद्र सरकार का कार्य है ना कि आरबीआई का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है। देखिए भारत के संविधान के भाग 18 की अगर बात कीजिएगा तो इसमें अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन जो है वो किया गया है। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में, दूसरा है राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जो कि है अनुच्छेद 360 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं, लोकसभा भी होते हैं। आप लोग एक अनुच्छेद पढ़े होंगे अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 क्या कहता है, यही तो कहता है कि भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलाकर बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक यही सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वो बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि लाला लाजपत राय थे। बाल गंगाधर तिलक से आप याद रख सकते हैं केसरी, मराठा ये सब का संपादन बाल गंगाधर तिलक किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो 31 दिसंबर 1928 को जो दिल्ली में हुआ था सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता जो है वो आगा खां के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आगा खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है वो 1986 में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1986 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था है सेबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को और इसको वैधानिक मान्यता मिला है 30 जनवरी 1992 को। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और इसका मुख्य कार्य जो है वो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है। नेक्स्ट है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ है, 1986 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1986 में। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया है। इसके तहत जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई हैं। तो उनका नाम है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो वो बना है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश से एक चीज़ ध्यान रखना है, भारत का पहला सौर शहर भी जो है वो मध्य प्रदेश का सांची शहर है। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पिनरई विजयन। केरल से और कुछ रिसेंटली अभी करंट की चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। केरल जो है वो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल ही है, और भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है वो भी राज्य केरल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जो है वो जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल कौन हुआ? अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है? 1945 में हुई है। अमेरिका की अगर बात करते हैं तो रिसेंटली याद रखिएगा, अमेरिका जो है वो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक यूनिकॉर्न जो है वो अमेरिका में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? तो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हेम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो देहरादून उत्तराखंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। देहरादून से याद रखिएगा, भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण जो है वो देहरादून में ही किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है सौरभ गांगुली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सौरभ गांगुली। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है श्री मनिक साहा, और यहाँ के गवर्नर हैं श्री सत्यदेव नारायण आर्य। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? तो यह जो है वो भारतीय सेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है वो सऊदी अरब के अल जुबैल में किया गया है। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट ब्लैंक का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया है। तो उसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फास्ट इंस्पेक्टर। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है कौन? नेपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट है कि गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो है वो किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना जो है वो कर्नाटक राज्य में फिर से शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक की एक और योजना याद रखिएगा, यह गृह लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग्य योजना के साथ साथ आपको एक और योजना याद रखना है, वो है शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। ठीक है, क्या है नाम? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्नाटक जो है वो चुनाव आयोग जो था वो कर्नाटक राज्य के ही विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है सिद्धरामैया, यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, और विश्व का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है हुबली रेलवे स्टेशन का, वो भी कर्नाटक में ही स्थित है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके पीडीएफ के लास्ट में इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं अटैच कर दिया हूँ,
वहाँ से आप जाकर इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसका PDF के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप इसका PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।